डॉक्टर साहब, एक कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर है जी। आपको कहानी में तो राजस्थान था ही, क्योंकि राजस्थान जी, के पत्रकार और जी, लेखक हैं वो जी। आपको फायदा शायद ये हुआ होगा, वहाँ के संगीत का प्रयोग करने का आपको कितना फायदा हुआ है? सुखविंदर ने जब इसका म्यूजिक किया, सुखविंदर और नायाब, तो उनके दिमाग में एक थी कि हम राजस्थान को जब भी देखते हैं, हम राजस्थान की लोक कलाओं, लोक धुनों को ले आते हैं, तो वो चाहते थे कि एक प्रयोग करें कि बिल्कुल अलग म्यूजिक हो। लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें इस तरह का उदाहरण दिया कि जब भी कोई एक विदेशी सैलानी राजस्थान जाता है तो वो गिटार नहीं सुनना चाहेगा, वो रावण हत्था सुनना चाहेगा। तो जो वहां की लोक धुन है या जो वहां का लोक संगीत है वो फिल्म में रहे। तो सुखविंदर, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने उसी के आसपास काम किया है। 3 गीत हैं जिसमें 2 बैकग्राउंड में, सिर्फ एक ही स्क्रीन पर है, बाकी दोनों गीत बैकग्राउंड में। और इसका जो पार्श्व संगीत जिसे हम कहते हैं वो बापी तुतुल ने किया है। ऐसा है कि रिसर्च करने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिकॉज मुझे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले स्क्रिप्ट मिली थी। और मैंने सीधा इनको मंडावा में ज्वाइन किया और मैं सिर्फ सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, बिकॉज जो विजन होता है वो हमारे डायरेक्टर का ही होता है। तो आफ्टर डूइंग दिस फिल्म आई रियलाइज कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हर एक डायलॉग है, कहीं भी डायलॉग में बदलाव नहीं लाने दिया। गांव वाली हूँ, पहली बार मुस्लिम किरदार निभा रही हूँ और फिल्म में बिल्कुल भी हंसी नहीं हूँ। आपने छोटा सा प्रोमो यहाँ पे मेरा देख ही लिया। अपने पति को काफी डांट फटकार रही हूँ, तो सारी ट्रेनिंग मुझे डॉक्टर साहब ने दी। जी, मैं आपको बता दूं, नेशनल अवार्ड बनाने के बाद फिल्में मिलना बंद हो जाता है। मुझे अक्सर मुझ पर ये आरोप रहा है कि आप सोचने वाली फिल्में बनाते हैं और लोग कहते हैं कि मेरी फिल्म देखने तब आओ जब अपना दिमाग घर पर छोड़कर आओ। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस फिल्म के लिए भी कहता हूँ कि हम आपको वादा करते हैं कि इस फिल्म में हम आपको हंसाएंगे और कृपया आप अपना दिमाग साथ में लेकर आइएगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात हाईलाइट फिल्म की लग रही है इसकी कास्टिंग। जी, मतलब सारे कैरेक्टर जो हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? साथियों, मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिन्होंने पैसे के साथ कुछ सितारे भी दिए थे कि ये पैसा ले लो, ये सितारा ले लो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दूसरे कलाकारों की भी मांग की थी, लेकिन हम लोगों का मैंडेट था कि हम उन्हीं चरित्रों को लेंगे, जो उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो चरित्र दिखते हों। जैसे कि आदिल साहब वाकई पंचर वाला लगते हैं। आप जब फिल्म देखेंगे, और आदिल साहब में वो संभावना है कि जब उनको पंचर वाला छोड़कर कुछ और बनना होता है तो भी वो बनने की क्षमता उसमें रखते हैं। आप सबने उनका सारा काम देखा है। तो सबसे पहली शर्त ये थी कि हम उन्हीं कलाकारों को लेंगे जो अपने चरित्र को निभाने में बड़े समर्थ कलाकार हों। और आप जिन सभी को देख रहे हैं, सभी इस देश के और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े समर्थ कलाकार हैं। हेलो एवरीवन। जी, इसलिए कि इस फिल्म के जो निर्माता है वो मेरी बात सुनते हैं। उस फिल्म के निर्माता मेरी बात नहीं सुनते हैं। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, वो जिस दिन चाहे वो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कृति जिसका हम सबको बड़ा इंतजार था, साहित्यिक कृति है वो, जी। जब ऐसी कृति रुक जाती है तो ये अन्याय है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये साहित्य के साथ भी अन्याय है, उस साहित्यकार के साथ भी अन्याय है, उस निर्देशक के साथ अन्याय है, और उन तमाम कलाकारों को ने जिन्होंने अपना समय उस फिल्म को दिया, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा मूल्य भी उन लोगों ने नहीं लिया। मुकेश तिवारी जी, आपसे सवाल है। एक ऐसा आपने किरदार निभाया है इसमें जो आशिक मिजाज है, शायर है, तो इसको निभाने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द किसको देखा? नहीं, मैं ही हूँ। बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी है, राम कुमार सिंह जी की जो कहानी थी, जिस तरीके से ताना बाना बुना गया है, जब बहुत अच्छा लिखा जाता है तो अभिनय करने की आवश्यकता कम पड़ती है। हर बार नया लगता है, इस बार भी ऐसा ही लगा। इतना जरूर है कि वर्दी पहननी थी, तो इसकी एक छोटी सी वर्कशॉप के लिए मैंने फिल्म से थोड़ा सा पहले समय निकाला, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स गया और क्रैश कोर्स करके आया। बाकी डॉक्टर साहब के हाथ में था। एक सवाल आदिल से। आदिल जी, इंग्लिश विंग्लिश के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी फिल्म है जो पूरी फिल्म की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज्यादा है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने से पहले क्या क्या तैयारियां की, एक पंचर वाला एक्ट करने से पहले?
इंग्लिश फिंग्लिश में ज्यादा जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाया, शायद श्रीदेवी जी ने निभाया था। और इसमें मेरे ख्याल से फिल्मों में अक्सर जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। और कोई भी श्रेय जो प्रशंसा है या फिर कोई अप्रिसिएशन है जो एक्टर को किया जाता है, वो आधा से ज्यादा डायरेक्टर्स को जाना चाहिए फिल्मों में। थिएटर में जैसे हमने थोड़ा सा स्किट किया, उसका श्रेय जो प्रशंसा है हम पर आना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टर की बात सुनते नहीं है वहां पर। हम तो कुछ भी कर लेते, कट भी कर दें, कट भी नहीं कर सकते ना। लेकिन फिल्मों में मेरे ख्याल से जो तैयारी के हिसाब से, मैं बहुत छोटा सा कस्बा से हूँ, मैं खुद असम के ग्वालपाड़ा शहर है, वो बहुत ही छोटा शहर है। और बचपन से पंचर वाले के साथ संपर्क था, साइकिल चलाता था, पंचर हो जाता था तो ले जाते थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स है, वो अब उसको ठीक से बोलने तो ठीक है, काफी है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से फिर डायरेक्टर वहां बैठे रहते हैं, आंखें कान नाक सब खोल करके एक शब्द भी चेंज करने नहीं देते हैं। तो वो पहला कंडीशन था उनका कि एक शब्द भी आप चेंज नहीं करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने इतने देर से आप स्क्रिप्ट के साथ हैं, मैं एक दिन में आके आपका शब्द क्यों चेंज करूंगा। तो फिर डॉक्टर साहब जैसे हमें निर्देशन दिए और हम उनको फॉलो किए। आई डोंट थिंक दैट द क्रेडिट गोज लॉट ऑफ इट टू मी और अदर एक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि आदिल की ट्रेनिंग क्लाउनिंग और स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं 6 साल के लिए। मुझे ये मालूम नहीं था जब मैंने इनको कास्ट किया, और ये बहुत बड़ी चरित्र की ज़रूरत थी कि उसमें वो सारी संभावनाएं हो कि वो लोगों को गुदगुदा सके, हंसा सके। आदिल साहब ने मुझे बाद में पूछा कि क्या आपको पता था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन रहा हूँ। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि जीवन के 6 वर्ष उन्होंने अपनी जीविका स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा अर्जित की है। मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्टिंग एंड अ गुड स्क्रिप्ट, बिकॉज मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन यहाँ पे आकर लगता है कि सिर्फ एक्टिंग नहीं, अच्छा वाला काम करना चाहिए। सो आई थिंक आई एम लिविंग दैट ड्रीम एवरी डे। एंड थैंक यू टू डॉक्टर साहब की इतनी अच्छी फिल्म का मुझे हिस्सा बनाया इन्होंने, तो आई बीन लकी। डॉक्टर सर, या सामने आपके काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। Ladies first. First of all, congratulations for the trailer. It's a lovely trailer. Thank you. And my question is to Rishita. Rishita, you are looking lovely in the film. So Thank you. What made you choose overall a different? I didn't have a choice. No, I'll tell you frankly, for me, I have immense respect for Dr. Saab. I really look up to him. जब ये पिंजर बना रहे थे तो हमारी कुछ बात हुई थी, उस समय हो नहीं पाया था because I was working somewhere else. तो तब से हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब फिल्में कम बनाते हैं, मैं कम फिल्में करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब आपने दिया तो भी बहुत ही अच्छा दिया, मुझे आपने आइसिंग ऑन द केक ही बना दिया। तो जब उनका फोन आया मुझे, दैट एक्चुअली फिल्म खत्म हो चुकी थी 80%, and then he called me and he said, will you do a song? I said, whatever you want me to do, I will be right there in your frame standing for you, even if it's a guest appearance. तो उन्होंने and the way he is, डॉक्टर साहब की जो सोच है, आइटम सॉन्ग नहीं कह के उसे मुझे सूत्रधार के किरदार में ले लिया है उन्होंने, और एक नहीं 3 गानों में मुझे पिरोया है विद सुखविंदर जी। सो आई थिंक फॉर मी it was a deal, sir. Next film. No, more than that, I think I've really enjoyed myself, and it's a wonderful cast. I know all of them, so मेरे लिए बस it was great to be. Also, I want to say that मैंने बहुत फिल्में की हैं जहाँ गाने तो होते हैं, लेकिन full-fledged roles you get, and then suddenly there is no song in your part. So what happened here was only songs. So I think that was a great opportunity. Rajasthani music, Sufiana अंदाजा में, and yet looking like the way I have been, मुझे 3 घंटे लगते थे तैयार होने में. Sorry to say that because I think जितनी makeup इन लोगों ने नहीं किया, मैंने makeup किया, because I had tattoos all over me. That rabari look I had to get. I enjoyed myself just for that little moment, but I enjoyed it. Yeah, sir, poster पे आपने लुंगी में अपने स्टार को रखा है, हीरो को रखा है, तो और अब के इन दिनों हमारे स्टार जो अरमानी में दिखते हैं, फ्लाइंग करते हुए दिखते हैं, तो मतलब ये क्यों? दूसरा, आदिल ही क्यों आपके जहन में थे शुरू से?
एक तो इस देश में जो सबसे बड़ा आदमी है उसको मैंने वैसे ही देखा, धोती और एक उत्तरीय में, जिसको हम गांधी कहते हैं। इस देश में आम आदमी की पहचान वही है। आदिल इसलिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, मेटामॉर्फोसिस है, इसमें परिवर्तन भी है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी कर सके और एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के सबसे ऊपर के तबके का व्यक्ति भी कर सके। ये परिवर्तन आप फिल्म में जाके कहीं देखेंगे। ऐसी प्रतिभा जो दोनों के साथ निर्वाह कर सके। आपने देखा पंचर वाला भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और इंग्लिश में जो किरदार करते हैं उसमें भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी संभावनाएं बहुत कम कलाकारों का में दिखती है, इसलिए मैंने आदिल साहब को चुना। और आपने क्यों शिफ्ट किया? आपने जैसे मतलब हिस्टोरिकल फिल्में या पीरियड फिल्में आप मतलब नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फिल्म काल सापेक्ष होती है, इसमें काल होता है, एक समय होता है, कई लोग उस काल को दिखाते हैं, कई लोग उस काल को नहीं दिखाते हैं। इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में देश की राजनीति के 67 सालों का इतिहास आपको दिख जाएगा। वो चंद लाइनों में होगा। मैं ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो इतिहास की सोच होती है वो इस फिल्म से कहीं गायब नहीं हुई। और डेट एक्सटेंड करने के पीछे क्या वजह रही? डेट एक्सटेंड की एक बड़ी छोटी सी वजह थी। एक तो दिवाली की बड़ी छुट्टियां थी, सेंसर में मैंने अपना प्रोमो बहुत पहले दे दिया था, पर वहां से आया नहीं। और एक कमेटी का ऐसा भी मानना था कि प्रधानमंत्री में से प्रधान शब्द हटा दिया जाए। तो मेरी मुश्किल ये थी कि जिसकी फिल्म ही प्रधानमंत्री पर है उसमें से अगर प्रधान हटा दिया जाएगा तो फिल्म दर्शकों तक कैसे ले जाऊंगा। तो जाहिर है मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास गया और रिवाइजिंग कमेटी को इस बात पर हंसी आई कि प्रधानमंत्री शब्द से प्रधान हटाने की जरूरत क्या है। जैसे आपने एक शब्द सुना भारत सरकार, उसमें से भारत हटाने को कहा गया था, पर 2 ही दिनों के बाद वो परिवर्तन हो गया। पर वो जो समय मेरा गया, मुझे लगा कि मैं अपने प्रोमो थिएटर तक और टेलीविजन तक नहीं ले जा पाया, पर अब उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें राम कुमार मतलब सर की, राम कुमार सिंह जी हाँ, उनकी लेखनी इतनी मतलब अच्छी रही कि आपको मतलब सटायर जोन जो है वो आसानी से डिपिक्ट कर पाना मतलब जी उनकी कहानी, उन्होंने कहानी के तौर पर मुझे दी थी ये फिल्म, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इसके 23 ड्राफ्ट किए 1.5 साल तक। तो जो शूट हुआ वो 23वां ड्राफ्ट था और फिल्म को जो कट किया वो 24वां ड्राफ्ट था। यानी फिल्म होने के बाद भी हम स्क्रिप्ट पर ही काम करते रहे। तो दिस वाज द 23rd ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म। आपने ये फिल्म सब्जेक्ट क्यों चुना आपकी फिल्म के? आरती तुम जवाब दोगी या मैं उनकी ओर से दे दूं? जो मुकुंद पुरोहित है वो इस समय कनाडा में है, वो नहीं है। मुकुंद पुरोहित ने मुझे वर्षों पहले इंडो कैनेडियन चैम्बर्स के 50 वर्ष मनाने के लिए मुझे बुलाया था और अपने देश के कई कलाकार गए थे। और मैंने जैसे ही सुना कि मुझे कनाडा टोरंटो जाना है, मैंने मना कर दिया। उनको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति को मैं टोरंटो आने का आमंत्रण दे रहा हूँ, देश पूरा दिखाने का वादा कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी देश में 1 घंटे के भाषण के लिए 22 घंटे जहाज की यात्रा नहीं कर सकता। मुझे कोई आकर्षण नहीं था बड़ी बड़ी इमारतों को देखने का। उसके बाद वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप कोई इस तरह की फिल्म जो कनाडा में शूट कर सकते हो वो लेकर आइए। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कनाडा टोरंटो उसकी बर्फीली वादियों में नायक नायिका नाचें, पेड़ों के पीछे गाएं, छुपें। मेरी कहानियों में हिंदुस्तान होता है, भारत होता है, और वो मैं कनाडा में शूट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कई बार प्रलोभन दिया, आ जाओ आ जाओ। अंत में वो हार गए और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई हिंदुस्तानी कहानी है तो उस पर फिल्म बना डालो। तो फिर मैंने कहा मेरे पास Z+ है जो बिल्कुल हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी कहानी है, आप चाहें तो मैं इसे बनाता हूँ। और मैंने बनाई। वो आज 14 तारीख को कनाडा से वापस लौट रहे हैं। अगली बार शायद आपसे उनसे रूबरू होने का मौका मिले। डॉक्टर सर एक सवाल और था जी आपके सामने जी। अमित अगेन, जो मतलब इस तरह की फिल्में हैं जो कनाडा में, स्विट्जरलैंड में शूट होती हैं, बैंक रॉबरी जिसमें दिखाई जाती है,